राकेश पांडे और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जी हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं और देश के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में आखिरी 1 घंटे का मतदान बाकी है, यानी मतदान अभी जारी है। अब असल नतीजे तो 24 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि कौन पड़ने जा रहा है किस पर भारी, यानी आज हो रहे मतदान में कौन मारने जा रहा है चुनावी मैदान, उसकी एक संभावित तस्वीर हम आपके सामने रख देंगे। शाम के ठीक 6:30 बजे, याद और नोट कर लीजिए इस टाइम को, शाम के ठीक 6:30 बजे यानी अब से करीब 1.5 घंटे बाद हरियाणा का पहला आंकड़ा आपके सामने होगा। शाम के 6:30 बजे इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल को लेकर कोई आंकड़ा दिखाया जा सकता है। अभी हमारे सहयोगी लोगों के बीच मौजूद हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी गणना चल रही है और ठीक 6:30 बजे आंकड़ों की पहली तस्वीर लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे अपने इस नॉन स्टॉप कवरेज के जरिए। लेकिन उससे पहले अभी के पोलिंग परसेंटेज, उनके ट्रेंड और उनके हिसाब से संभावित नतीजों के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपनी तैयारी दिखा दें। हमारी टेलीविजन स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए। स्क्रीन के एक हिस्से में महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज मतदाता वोट कर रहे हैं, लेकिन अभी ये आंकड़ा 0-0 है। 6:30 बजे के बाद ये आंकड़ा 0-0 नहीं रहेगा। इन आंकड़ों को भरना हम शुरू कर देंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में हरियाणा की 90 सीटों की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं हमारे एग्जिट पोल में, वो तस्वीर, अभी ये तस्वीर 0-0 दिख रही है, क्योंकि हम 6:30 बजे डाटा भरना शुरू करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग का यही नियम है। ठीक कहा राकेश आपने। आपके तमाम इस आंकड़ों के विश्लेषण के बाद अब जनता तय करेगी कि आंकड़ों की बाजीगरी कैसे सामने आती है। लेकिन हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये तमाम जो कवरेज हमारी सुबह से लगातार चल रही है, लगातार हम पल पल घटती आगे बढ़ती चुनाव प्रतिशत की जो बातचीत है उस पर विश्लेषण करेंगे। हाँ, इतना बता दें, मोदी सरकार 2 के बाद ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि लोकसभा में अपना डंका बजाने के बाद क्या फिर ये दोबारा वही ये 2 राज्यों में कर पाएगी बीजेपी या नहीं, और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो अपनी खोई जमीन पर क्या कुछ कर पाती है। हालांकि इमरजेंसी लैंडिंग के बाद राहुल ने क्रिकेट खेला था, जी हां, उस पिच पर क्रिकेट खेला था जब चीजें इमरजेंसी के बाद उन्हें उतरना पड़ा। क्या कांग्रेस भी इमरजेंसी में? इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा है। जी हां, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, हमारे साथ अजीत मंडोला साहब, जी हां, इंडिया न्यूज के क्षेत्रीय चैनल के राजनीतिक संपादक, हमारे साथ दीपक झा, जी हां, दीपक झा, इनकी विचारधारा और इनकी बातें आप लगातार सुनते देखते रहे हैं। जी, बात करते हैं कांग्रेस की। जी हां, चिल्लाते बहुत हैं लेकिन बात कांग्रेस की करते हैं। शिवम त्यागी, वो भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, और मेरे साथ अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, और वो अपनी बेबाक राय रखेंगे और निष्पक्ष तरीके से। जी हां, इससे पहले अब हम आपको लिए चलते हैं मुंबई, हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा के पास। अभिषेक, वोटिंग जैसा कि हमेशा होता है, मुंबई धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। क्या लगता है आपको? अभी तस्वीरें दिखाएं और लोगों का मूड क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सुबह जिस तरीके से जो मूड आया था, जो टर्नआउट आया था, लग रहा था कि शायद वोटिंग परसेंटेज काफी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ता गया। जो 3 बजे का सरकारी आंकड़ा जो आया है, जिसमें करीबन 44% के आसपास वोट पूरे महाराष्ट्र में हुआ है। अगर इसी तरह से सब स्पीड रहा, हालांकि 1 घंटे और बचे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं करीबन 60% के आसपास आंकड़ा पूरे महाराष्ट्र में जा सकता है। कह सकते हैं 60% का आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा होगा बीजेपी सरकार के लिए, खासतौर पर बीजेपी सरकार। साहब कहना, जितना वोटर आगे आता उनका उतना उसके लिए अच्छा होता है। हालांकि शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार उनकी आते जा रही है। लेकिन हमारे साथ तमाम बुजुर्ग लोग हैं, सीधे इनसे जान लेते हैं, जो 1-2 नहीं, कई सारे इन्होंने इलेक्शन अब तक देखे हैं। क्या कहेंगे माता जी, आपने किस आधार पर वोट किया और क्या बदलाव देखती है आप? आज हमें बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें 5 साल से ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने जो समस्याएं, बहुत कठिन समस्याएं थी, वो हल कर दी है। और जैसे कि 3 तलाक है, कश्मीर का प्रश्न है, ये हमारे देश का प्रश्न है, वो जो है उन्होंने हल किया है। वैसे ही हम ये चाहते हैं कि विकास का भी उन्होंने जो कदम उठाया है वो भी आजकल हमें दिखाई दे रहा है। उसी देश में जैसा हो रहा है वैसा हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी ऐसा नेतृत्व हमें मिला है कि हम आशा करते हैं कि वो भी जो है
उसी प्रकार किसानों की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो या चाहे महिलाओं। आपने बातों बता दिया कि आप क्या चाहती है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, किस आधार पर आप लोगों ने वोट किया, क्या मुद्दे रहे खास तौर से आप? ठीक है, हमारे देश के अंदर आर्थिक अभिषेक मैं आपके पास आता हूं। अंबाला का रुख कर लेते हैं, हरियाणा का रुख कर लेते हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, अनिल विज यहां से है चुनावी मैदान में। अजीत, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास पोलिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, परसेंटेज को लेकर बात करें हम तो अगर परसेंटेज इस समय जो है वो 52.48 जो हमें अभी ऑब्जर्वर से डायरेक्ट मेरी जो बातचीत हुई इन्होंने जो बताया है, तो अभी जो आंकड़े हैं वो 52.48 के हैं फीसदी वोट अभी तक पड़ चुके हैं। लेकिन जो जनता है वो जनार्दन है, फैसला यही करती है। यूथ भी है, मिडिल एज भी है। यूथ से समझ लेते हैं। अजीत, एक बात बताएं, आप सुबह से लगातार अलग अलग इलाकों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम क्यों होता दिख रहा है आपको? देखिए, साफ तौर पर है, कहीं न कहीं जो लोग हैं अभी भी ट्रेंड वो बना रखे हैं कि छुट्टी का मौका है, चलो हम सैटरडे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे में हमें अपने वर्किंग स्टाइल पे आना है। तो कहीं न कहीं जो ट्यूसडे में भी मार्केट बंद होती है वो भी चाहते हैं कि इसका फायदा उठा सके। इस बाबत कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बाबत जब ऑब्जर्वर से बात हुई, इनका कहना है कि देखिए हमारी तैयारियां हर बूथ को लेकर उतनी ही है जितनी हर बार होती है, लेकिन इस बार हमने स्पेशल बूथ बनाया, सखी बूथ बनाई, इन्वायरमेंट को लेकर ग्रीन बूथ बनाया, साथ में विकलांग को लेकर स्पेशल हमने अरेंजमेंट किया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोटर नहीं निकल के आ रहा है तो कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर भी है और वोटर के अंदर है कि जो इस महापर्व में शामिल नहीं हो पा रहा। अजीत, पिछली बार अजीत एक सवाल और फिर में हम अपने गेस्ट का रुख करेंगे। पिछली बार यहां से पोलिंग परसेंटेज ज्यादा रहा था, सुषमा स्वराज की यह सीट रही है, कभी सुषमा स्वराज ने यहां से चुनाव लड़ा था, फिर अनिल विज यहां से चुनावी मैदान में है। बीजेपी की एक तरीके से वर्चस्व वाली यह सीट रही है। लोगों के मन में निश्चितता है, इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि पिछली बार तो यहां पर पोलिंग परसेंटेज ठीक ठाक था, इससे ज्यादा था। पर है कि अगर पिछली बात करें विधानसभा की पोलिंग परसेंटेज इससे बहुत ज्यादा थे, करीबन अगर हम कहें तो। अजीत, आपके पास आएंगे, आप नजर बनाए रखें। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मतदाताओं के मन में ये कैसी उदासीनता? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी इस संदर्भ में जो भी हम लोगों के पास रिपोर्ट है बस इतना है कि जहां तक हरियाणा है, हरियाणा में थोड़ा वोट परसेंटेज कम है, लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज 60 से एबव जाएगा। और जो भी स्थिति हो, पर हरियाणा में जिस तरह पार्टी ने काम शास्त्री किया है, केवल 1 घंटा बचा है, सरकार ने काम किया है, जो तालमेल था, डॉक्टर शास्त्री केवल आखिरी 1 घंटा बाकी है जनता तक पहुंचने का जो एक स्वरूप था। नहीं, आप देखिएगा कि ये वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा और ये लगभग 50% से ऊपर हरियाणा में जाएगा और 60% से ऊपर महाराष्ट्र में जाएगा। लेकिन तब भी क्या ये माना जाए कि आपके पक्ष में जाता है? मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। दीपक झा, कभी दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, आज प्रासंगिक बने रहने का संघर्ष। बात ये नहीं है मनीष जी की प्रासंगिक बने हुए हैं, बात है समय समय की बात है, देश काल परिस्थिति, तो समय बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 15 साल लगातार शासन किए, पिछले 5 सालों में भाजपा ने शासन किया, भाजपा और शिवसेना ने। तो जनता ने बदलाव चाहा था और अब जैसा कि आप दिखा रहे हैं परसेंटेज कम हो रहे हैं, तो जनता का मूड कई बार आप लोगों ने दिखाया है कि क्या कहता है अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो। और भाजपा चलिए दीपक झा, अभी आखिरी तस्वीर पोलिंग परसेंटेज को लेकर सामने आएगी। बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, 2 से 3 या 4 बहुत होगा तो शायद इतना पोलिंग परसेंटेज में डिफरेंस आ जाए, फिर भी 10% का कम से कम अंतर रहेगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है, कम क्यों? कम वही है कि जनता को एक्साइटमेंट नहीं लग पा रही कि सरकार ने कुछ किया है, इसलिए किसको लेकर एक्साइटमेंट नहीं लग पा रही है? आप लोग वर्तमान सरकार को आप लोग एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाए, आप सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। देखिए, जिन्होंने जो नया वोटर जुड़ा था और भाजपा को सीट जिताया था जिससे भाजपा की विजय हुई थी, वो वोटर जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है,
अभी रविशंकर जी का बयान आया था मुंबई में जाके कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने 2 करोड़ नौकरी देंगे, और इनका घोषणा पत्र ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। पहली बात, घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं, घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं, प्लीज घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं। आपसे सीधा सा सवाल पोलिंग परसेंटेज को लेकर है, पोलिंग परसेंटेज पर मैं उसी बात पे आ रहा था राकेश जी कि जनता जब कहती है कि ये 2 तरह की बातें करने वाले नेताओं से हमारा विश्वास नहीं, दीपक, और एक चीज बेसिक समझिए, एक चीज बेसिक समझिए दीपक, एक चीज बेसिक समझिए, फिर मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट का विरोध करूंगा। शास्त्री जी, मैं आता हूं आपके पास, विजय सुनकर मैं आता हूं आपके पास। एक बात बेसिक समझिए, जब पोलिंग परसेंटेज हाई होता है तो सत्ता में बैठे लोग इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि क्या उन्हें हटाने के लिए वोट पड़ रहे हैं, तब एंटी इनकमेंसी की चर्चा होती है। पोलिंग परसेंटेज कभी कम होने पर सत्ता पक्ष में बैठे लोग चिंतित नहीं होते हैं। विपक्ष ने वो जिस एक्साइटेशन की आप बातचीत कर रहे हैं, जिस एक्साइटमेंट की आप बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष वो क्रिएट नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष का वोट बैंक है वो बाहर नहीं निकला। विपक्ष की बिखराव इसकी बड़ी वजह। दीपक झा, देखिए, विपक्ष में कहीं कोई बिखराव नहीं है। दीपक महाराष्ट्र आप कम से कम जोक मत करिए दीपक, आप जोक मत करिए, नहीं प्लीज जोक मत करिए। मैं लिस्ट गिनवाऊं क्या? महाराष्ट्र नहीं, आप जोक मत करिए ना, जोक मत करिए। उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, अब आपको इसको किस तरीके से देखना। चलिए, यतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि माफिया नहीं, प्लीज चुटकुला नहीं, एक माफिया पार्टी चुटकुला नहीं। मैं आपको आपको हमारी 50 से ज्यादा नेता, अगर मैं बिना सोचे नाम लेना शुरू करूं ना, महाराष्ट्र और हरियाणा 50 से ज्यादा नेताओं के नाम सामने आ जाएंगे। भाजपा में गए आप बोलेंगे ना, इसलिए पार्टी छोड़ी ना, भाजपा माफिया समझ आ रहा है। चलिए यतेंद्र हमारे पास रुक कर, यतेंद्र क्या लेटेस्ट जानकारी आपके पास? दीपक, एक भाजपा आऊंगा, आप स्टूडियो में है। यतेंद्र, यतेंद्र आवाज आ रही है आपको? चलिए, यतेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और यतेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आप अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, क्या लेटेस्ट जानकारी पोलिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, मैं अभी करनाल में हूं और करनाल में 3 बजे तक का जो रुझान आया था वो 40% से ज्यादा वोटिंग उस दौरान हो चुकी थी, और माना यही जा रहा है कि इस करनाल में 60% क्रॉस कर सकता है। और अभी भी वोटिंग प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं लगातार जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ के अंदर अभी भी लगातार जा रहे हैं, क्योंकि दिन में थोड़ी सी पोलिंग जो मतदाता का कम देखने को जरूर मिले थे, लेकिन इसके बाद लगातार एक बार फिर से शाम होते होते मतदाताओं फिर से पोलिंग बूथ में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कई ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने वोट डाला है। आप वोट डालकर आए, तो किस मुद्दे के आधार पर आपने वोट डाला? जाए, मैंने तो हरियाणा में भाई साहब पारदर्शिता की सरकार है हमारी, ये बहुत बढ़िया सरकार है। हम तो मनोहर लाल जी के लिए कहते हैं, उनको 100 में से 100 नंबर है। ऐसे ऐसे बच्चे लगे, ऐसे मालियों के बच्चे लग गए, गरीब घरों के बच्चे लग गए, ऐसी विधवा माएं जिनके बच्चे लग गए, तो ये पारदर्शिता बहुत जबरदस्त है। हमने उसके नाम पे और विकास के नाम पे हरियाणा में जो करनाल में हमने विकास देखा, करनाल जैसा विकास तो कहीं देखा ही नहीं हमने। क्या आपको लगता है कि सच में करनाल में विकास हुआ है, या कोई और मुद्दे आपके जेहन में रहे होंगे जब आपने वोट डाला? देखिए, जब पिछली बार हमने वोट डाला था, हमने वोट इसलिए डाला था कि पुरानी जो सरकारें थी वो यहाँ पर काम नहीं करती थी। आया पत्थर रखा रखे चलती है, कई पत्थर जैसे बस स्टैंड का पत्थर कभी कहीं रख दिया, कभी कहीं रख दिया। यहाँ पर आए मनोहर लाल जी ने अपना काम स्टार्ट किया, आते ही सारा काम बढ़िया, सड़कें बननी शुरू होगी, सीवरेज हो गए, नालियां होगी, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थे उनको भी करना शुरू कर दिया, बस स्टैंड बाहर शिफ्ट किया। कल्पना चावला, बदलाव देखने को मिला, बहुत बड़ा बदलाव है जी, बहुत बड़ा बदलाव है। आप क्या देखने को मिला करनाल में जब आपने वोट डाला? क्यों डाला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि सारे प्रदेश के अंदर बीजेपी की जबरदस्त लहर चल रही है। खासतौर पर जब हम हरियाणा में करनाल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कम से कम सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे पिछले इलेक्शन में अहम मुद्दा थे, और वो इन 5 सालों में जबरदस्त तरीके से पूरे करवा दिए गए हैं। वेस्टर्न बाईपास है, करणताल है, कर्ण पार्क है, बहुत चारों तरफ बहुत डेवलपमेंट हुई है और ट्रांसपेरेंसी जबरदस्त हुई है। ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट के नाम पर आप देख सकते हैं मनीष और राकेश कि जो 2 मुद्दे हैं यहाँ पर, ट्रांसपेरेंसी की बात जो हमेशा बिना पर्चे। ठीक है यतेंद्र, जो आपने जानकारी दी, करीब 60% मतदान अभी तक, जबकि दर्शकों को यह बता दें कि पिछली बार यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में करनाल में 75.3% मतदान हुए थे और घरौंडा में सबसे अधिक 79.8% मतदान हुआ था। खैर, महाराष्ट्र की तस्वीर अभी तक, महाराष्ट्र में वोटिंग की रफ्तार धीमी है, 45% के आसपास वोटिंग की रफ्तार है, और
घड़ी में बज चुके हैं 5:11, यानी करीब 1 घंटे 20 मिनट का वक्त बचा है जब हरियाणा को लेकर पहली तस्वीर आपके सामने एग्जिट पोल की। असल नतीजे 24 तारीख को, लेकिन असल नतीजों की तस्वीर क्या हो सकती है, उसकी एक संभावित तस्वीर अब से ठीक 1 घंटे 19 मिनट बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। जी अजीत जी, हम तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं लगातार पल पल वहां पर जैसे रफ्तार आगे बढ़ रही है कि प्रतिशत कितना होगा। आपको लगता है कि विपक्ष की कमजोरी थी कि विपक्ष लोगों को बाहर निकालने पर मजबूर नहीं कर पाई, और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं सरकार की प्रो इनकम्बेंसी है जो रफ्तार आपको प्रतिशत में दिख रही है? मनीष जी, अगर जो हम परंपरा रही उसको अगर हम देखें तो यही कहा जाएगा कि विपक्ष जो है सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बना पाया। जब वोट परसेंटेज ज्यादा होता तो ये माना जाता था सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा। हालांकि ये जो धारणा है कुछ समय से बीजेपी जब से मोदी जी मैदान में उतरे हैं तो उन्होंने तोड़ी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जगह जगह वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और वो बढ़ने का मतलब ये होता है कि बीजेपी जीत रही है। उसके पीछे ये भी हो गया कि अब विपक्ष जो है पहले की तरह जो विपक्ष की भूमिका में बीजेपी काम करती थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में अपने आंतरिक संकट तो बहुत ज्यादा हैं और उसका नतीजा ये रहा कि अभी जो दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं पार्टी के नेता ही चुनाव प्रचार में नहीं गए। आप समझिए कि राहुल गांधी भी मैदान में उतरे तो अंतिम समय पे एक दो रैली उन्होंने नहीं, वो रैली भी सोनिया गांधी की होनी थी महेंद्रगढ़ में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, वो आखिरी वक्त पर कैंसिल हुई और राहुल गांधी को भेजा गया। औपचारिकता निभाई, कहने का मतलब कि आप एक चुनाव हो रहा है राज्यों में, आप उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए मंडला जी, अभी 2 मेहमानों के पास हम नहीं गए हैं, एक वक्त ब्रेक का है, ये बताते हुए कि एग्जिट पोल देश के 2 बड़े राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में आज चुनाव हो रहे हैं। अब से ठीक 1.25 घंटे बाद पहली तस्वीर आंकड़ों की एग्जिट पोल की आपके सामने। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बहुत जल्द मत जाइएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये चिंता का भी विषय है कि आखिर 2 बड़े राज्यों में क्यों ऐसी हालत है कि मतदाता उदासीन दिखाई दे रहा है और जो मत प्रतिशत है वो कम होता दिख रहा है। जी, इसी पर चर्चा जारी थी। हमारे साथ शिवम त्यागी, राकेश और अजय कुमार जी रह गए थे। बिल्कुल, और उसके साथ ही एक बार फिर से जानकारी दे दें, जो अब से थोड़ी देर पहले हमने जानकारी स्क्रीन पर फ्लैश भी की कि हरियाणा को लेकर एग्जिट पोल का पहला नतीजा ठीक 6:30 बजे, समय नोट करिए, और महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल का पहला नतीजा ठीक 7 बजे। यानी लगातार आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए सबसे सटीक एग्जिट पोल के लिए और उसके सबसे सटीक विश्लेषण के लिए। चलिए दीपक, आपके पास में आऊं, लेकिन पहले शिवम त्यागी का रुख कर लेता हूं। शिवम, इन्होंने कहा, मैंने चुटकुला कहा, शायद पता नहीं इन्हें अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ये स्थिति आ गई है कि प्रवक्ताओं तक ने पार्टी छोड़ी है। देखिए, 70 के दशक में इस देश में करीब करीब पूरा देश, पूरी जनता कांग्रेसी थी। जब जनता 2019 तक आते आते पूरी भारत की जनता जो है वो बीजेपी की तरफ मुड़ सकती है, तो नेता भी मुड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं, एक चीज। और आपने एक और जुमला कहा था कि एक्साइटमेंट जो है विपक्ष पैदा नहीं कर पाया। माफ कीजिए, जनता को छोड़ दीजिए, तो राहुल गांधी में एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर पाए, वो बैंकॉक चले गए और उसके बाद कितनी रैलियां करी हैं। प्रासंगिक है, सबने 50-50 रैलियां करी हैं। ये तो बड़ी बात आपने कह दी। देखिए दीपक का जवाब ले ले मनीष जी, मुझे लगता है एक आपत्ति है। शिवम, आपके पास कोई प्रमाण है वो किस मुल्क में गए थे? बिल्कुल, एयरपोर्ट्स अथॉरिटीज ने जब तमाम जगह जाके फ्लैश, और दूसरी चीज, क्या नहीं, मेरा एजेंडा सिर्फ इतना है कि इस देश की जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। सब कहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जब विपक्ष के नेता ही नहीं रहेंगे और उनके पीछे से सलमान खुर्शीद ये कहेंगे कि मतलब हमें छोड़कर चले गए, हो सकता है वो ये भी कह रहे हो कि हमें भी साथ ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। कहीं एक और आहट तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीमती सोनिया गांधी इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं सारे कांग्रेसी नेता फिर से वही आंसू बहाते हुए कहेंगे कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष दोबारा से राहुल गांधी आपने एक दिलचस्प बात कही, दीपक, आप जिस पार्टी को फेवर करते हैं, टैग नहीं लगा, लेकिन जिस पार्टी का फेवर करते हैं, जो इंटो में मनीष जी ने बड़ी अच्छे तरीके से बताया था, शिवम ने कहा उस पार्टी के नेता में एक्साइटमेंट नहीं है। देखिए, कहने वाले कुछ भी कहें, इसका हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, जनता इनको जवाब दे देगी। और देखिए, दूसरी बात क्या है, इनके पास झूठ का पिटारा है, बाकायदे तरीके से। 7 रैलियां आपके बराबर में जो बैठे हैं, आप लोग रैली करिए, इवेंट मैनेजमेट करिए, शिवम, दीपक, कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल में साफ होगा
कि किस राजनीतिक दल की है दिवाली और किसका निकला दिवाला। निश्चित तौर पर दीपक, एक सवाल उससे पहले जो बात मनीष जी ने कही, सबसे बड़ा सबसे सटीक एग्जिट पोल शाम को ठीक 6:30 बजे पहली तस्वीर। लगातार हम इसलिए बता रहे हैं 6:30 बजे, इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद ही कोई आंकड़ा दिखाया जा सकता है एग्जिट पोल को लेकर। इसलिए आप लगातार बने रहिए, संभावित तस्वीर को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ये जानकारी देते हुए कि शाम के 6:30 बजे पहली तस्वीर आंकड़ों की हरियाणा को लेकर और ठीक 7 बजे महाराष्ट्र को लेकर पहली तस्वीर। दीपक, एक सवाल में जोड़ता हूं आपके साथ। आपने कहा इवेंट मैनेजमेंट, आपने कहा रैलियां जी, एक सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। बीजेपी शिवसेना एक साथ गठबंधन में, कांग्रेस एनसीपी एक साथ गठबंधन में, ठीक है जी। बीजेपी शिवसेना ने एक साथ रैलियां की, कांग्रेस एनसीपी की एक ज्वाइंट रैली हुई। मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बड़े नेता एक ज्वाइंट रैली हुई है, एक ज्वाइंट रैली हुई है। राकेश जी सुनिएगा बात को। क्या सवाल क्या है, रैली ज्वाइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव के पहले भाजपा और शिवसेना लड़ रहे थे कि मेरा मुख्यमंत्री होगा। समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 16,000 किसान मरे हैं, दीपक झा भाजपा और शिवसेना की देन है। शिवम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सभी ने हरियाणा को कवर किया है। शुरुआत के 3 साल में खट्टर जी का कैसा शासन रहा है सबने देखा है। कांग्रेस चाहती तो अपनी जमीन बना सकती थी। इस देश में भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में यहां खड़ी है तो इसके पीछे बहुत लंबा विपक्ष का संघर्ष है। आप विपक्ष के नाम पर 5 साल जनता के बीच में रहे नहीं, एयर कंडीशनर में बैठकर आप ट्वीट करते रहेंगे। हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने उद्धव ठाकरे के बेटे और पहली बार ठाकरे परिवार से वो सदस्य जो चुनावी मैदान में हैं, आदित्य ठाकरे से की है बातचीत। शिवसेना के आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ में है। आदित्य, अब तक का सफर आपका कैसा रहा, क्योंकि जो है आप खुद इस बार जो है उम्मीदवार है और जगह जगह आप देख रहे हैं चुनाव की प्रक्रिया। बिल्कुल, लेकिन ये मेरी एक पहले से आदत रही है। जब उद्धव साहब भी घूमते हैं तब मैं बचपन से ही ऐसे घूमता है, सबको पूछता हूँ कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि हम सभी लोग मेहनत लेते हैं। हमारे कार्यकर्ता, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, तो सिर्फ घूम के सबको पूछना था कि कैसे चल रहा है, बस। लेकिन इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम है, कैसे आप लोगों को अपील करेंगे घर से बाहर निकले और वोट? मुझे ये पता है कि अभी जैसे दोपहर होती जाएगी तो वोटिंग के लिए लोग उतरेंगे, क्योंकि लोग उतरेंगे, अपने टाइम से आएंगे, वोट करेंगे और उन्हें भी पता है कि महाराष्ट्र जो बनाना है, तो जिनको भी वोट करना है वो वोट बिल्कुल करेंगे। सुबह से बारिश थी, अब बारिश रुक गई है, तो आपको लगता है कि शिव सैनिक जो है लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो? सभी लोग जुटे हुए हैं, हर पार्टी जुटी हुई है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और यही कहता हूं कि जो हमें महाराष्ट्र बनाना है, आगे के 5 साल है, लोग अपना वोट, कीमती वोट आके दें। पूरे महाराष्ट्र में आप घूमे, 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का प्रवास आपने किया है, क्या दृश्य लग रहा है इस बार, कितनी सीटें मिलेगी? अभी तो आज की बात करते हैं, पहले तो आज वोटिंग के उतारना है लोगों को, वही करते पहले। नहीं, लेकिन आदित्य कितनी सीटें लग रही है आपको? आज बात नहीं करते, आज वोट्स ज्यादा से ज्यादा जिनको वोट देने हैं, जिसको वोट देने हैं, लेकिन वोटिंग के लिए लोग उतारना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आज सीटों के बारे में नहीं, आज प्रचार के बारे में नहीं, ना कोई यात्रा के बारे में, आज सिर्फ लोगों को वोटिंग के लिए उतारना है। यही मेरी ख्वाहिश है और यही दरख्वास्त रहेगी सबसे कि आप वोटिंग के लिए आए, जिसको भी वोट देना है वो करे, लेकिन वोटिंग के लिए उतरे। यहाँ जितने भी शिव सैनिक है उनकी मांग यही है कि वो आपको मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। आज पहले वोटिंग पे फोकस करते हैं। थैंक यू। तो क्या हम अगली बार जब मिलेंगे तब शिवसेना के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहे होंगे? मुझे लगता है अगली बार अभी जी। इस बीच जानकारी आ रही है राकेश नागपुर से कि भैया जी जोशी ने भी, जी आरएसएस के नंबर 2 भैया जी जोशी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमें गुण पकड़ना व्यवस्थित, हम लोग पहले से इस बात के आग्रही रहे कि 100% मतदान होना चाहिए। मतदान के द्वारा ही इस देश की बागडोर, राज्यों की बागडोर किसके हाथ में जाएगी ये फैसला होता है। हम चाहते हैं कि सभी अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और कौन सत्ता में आए इसके संदर्भ में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये हम सभी को कहते आए हैं और हमारा अनुभव अच्छा है कि लोग इसको आज के इस युग में बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। तो मतदान का प्रतिशत हर वर्ष बढ़ रहा है, हर समय बढ़ रहा है, ये हमारी दृष्टि से बड़ी प्रसन्नता की बात है।
अमर घूम पड़े गए और जी सर नीचे। अरे भाई नीचे 1 to 1 मत लो। कांग्रेस कह रही है कि क्या नाम है इसको गलत तरीके से गोविंद सर नीचे। कांग्रेस क्या कहे और बाकी लोग क्या कहे जी, इस पर हम विचार नहीं। हम चाहते हैं कि जो देश के लिए प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है उनका उचित सम्मान देश में होना चाहिए। सर, एक वर्ग है जो नोटा दबाने की बात कर रहा है, एक वर्ग है जो नोटा दबाने की बात कर रहा है, आह्वान कर रहा है कि नोटा दबाएं, नीचे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने बहुत पहले से कहा है कि नोटा ये अनुचित है। सभी ने अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। क्यों नोटा में जाना है? अगर लोकतंत्र का उपयोग सबने करना चाहिए। इसलिए इस नोटा के हम कभी भी समर्थन नहीं करते। हम सभी को आह्वान करते हैं कि अपने अधिकारों का उपयोग करें। कानपुर में हिंदू संगठन के नेता कैमरा खाएगी ना खाली सरकार छानबीन कर रही है। उनकी कपड़ा पहन के सर उन्होंने उनकी माता जी ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही। कमलेश तिवारी की माता जी हिंदुओं का हित नहीं हो रहा जिस तरीके से बात की गई थी सरकार। का जवाब सरकार देने के लिए जिम्मेदार है जी। आप लोगों को लगता है हिंदू नेता सुरक्षित है? मैं नहीं मानता हूँ असुरक्षित है, परंतु उनकी सुरक्षा की आवश्यकता है। सर, राम मंदिर पे भी सुनवाई कंप्लीट हो गई है, क्या लग रहा है अभी? अरे जी, सभी चीजों की आकांक्षाएं पूरी हो गई, हमारी कल्पना है, अपेक्षा है। अगर निर्देश देना आया दवा न करें उस समय देखेंगे आज क्या भैया जी। तो भैया जी जोशी को आप सुन रहे थे मतदान की अपील करते हुए। हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं और अभी तक वोटिंग नहीं किया है तो तुरंत घर से निकलिए, करीबी मतदान बूथ तक पहुंचिए, वोट डालिए। और अगर वोट आपने डाल लिया है तो टेलीविजन स्क्रीन पर इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जिट पोल ठीक 1 घंटे बाद हरियाणा को लेकर आंकड़ों की पहली तस्वीर आपके सामने होगी। उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। से प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता, हमारी पहचान MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MDH। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और रखे अपनों का ख्याल, थर्मोकूल होम अप्लायंसेज। महाराष्ट्र में आखिरी घंटों में बढ़ी मतदान की रफ्तार। शाम 5 बजे तक 50% मतदान। सीएम फडणवीस का दावा, फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। शरद पवार बोले, हम सत्ता में लौटेंगे। हरियाणा में वोटरों में दिखा भारी जोश। पोलिंग बूथ पर लगी लंबी कतारें। खट्टर की दूसरी पारी को लेकर आज जनता का फैसला, ईवीएम में क्या। वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में भी दिखा जोश। हरियाणा से महाराष्ट्र तक पोलिंग बूथों पर नजर आई बुजुर्ग वोटर्स की कतारें। आध्यात्मिक गुरु कल्की के काले धन पर आयकर विभाग का छापा। कल्की महाराज के आश्रम से करोड़ का कैश बरामद। 409 करोड़ की संपत्ति जब्त। 370 हटाने के बाद सरकार का एक और बड़ा फैसला। आम लोगों के लिए खोला गया सियाचिन बेस कैंप। अब तक केवल सेना के जवान रहते हैं तैनात। और रांची टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। दक्षिण अफ्रीका पर क्लीन स्वीप के करीब विराट की सेना। फॉलो ऑन खेलने उतरी मेहमान टीम। एसोसिएट स्पॉन्सर इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अब दिल माना है। जी, अभी तक की जो जानकारी आ रही है राकेश, आंकड़ों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं लग रहा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं लग रहा। और जो अब तक की लेटेस्ट जो जानकारी है वो आप सबसे पहले जान लीजिए। 5:15 बजे तक 50% मतदान हुआ है। 6 बजे तक वोटिंग चलनी है। थोड़ा बहुत ये परसेंटेज बढ़ सकता है, लेकिन वोटिंग की रफ्तार पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा धीमे है। हरियाणा में 5:15 बजे तक 60% मतदान, जबकि महाराष्ट्र में पिछली बार 63% से ज्यादा मतदान था। और हरियाणा में 76.54% पोलिंग परसेंटेज पिछली बार हुआ था। नतीजों से 72 घंटे पहले सबसे बड़ा एग्जिट पोल 24 तारीख को असल नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन असल नतीजों की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है, वो तस्वीर आज हम आपके सामने रखेंगे सबसे बड़े और सटीक एग्जिट पोल के जरिए। शाम 6:30 बजे, यानी ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आंकड़ों की पहली तस्वीर हम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रख देंगे। और फिर उसके बाद स्क्रीन के दोनों हिस्सों में महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जो आंकड़े 0-0 दिख रहे हैं, ये 0-0 नहीं रहेंगे। 1 बजे, यानी ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आंकड़ों की पहली तस्वीर हम आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रख देंगे। और फिर उसके बाद स्क्रीन के दोनों हिस्सों में महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जो आंकड़े 0-0 दिख रहे हैं, ये 0-0 नहीं रहेंगे। इन आंकड़ों को भर दिया जाएगा। क्या कुछ संभावित तस्वीर असल नतीजों की हो सकती है? जी अजय जी,
जो प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिशत क्या दर्शाता है? क्या वजह है कि विपक्ष अपने घर परिवार को बचाने में, भगदड़ जो हो रही थी उसको रोकने में लगा रहा और फिर वो दर्शक तक या उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो उसका अपना मतदाता है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो इंडिया न्यूज की टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही मौजूद सवाल उठाया है। बात यह नहीं है कि किसकी जीत होगी और चुनाव में किसकी हार होगी। सवाल सशक्त विपक्ष का है। एक तरफ इतिहास बनने को है, जहां पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी और महाराष्ट्र में, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था और ये एक ऐतिहासिक अवसर था कांग्रेस के लिए कि 2019 के बाद ये पहला महत्वपूर्ण चुनाव था। आप जो शिकायतें कर रहे थे इकोनॉमिक स्लो डाउन को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम मुद्दे जो उठा रहे थे, ये अवसर था कि आप जनता को अपने साथ इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा, उस पर भी एक कमेंट अजय जी आपका। क्या विपक्ष संगठित होकर कोई आंदोलन तो खड़ा कर ही नहीं पाया, संगठित होकर चुनाव भी नहीं लड़ पाया? जो सवाल मैंने दीपक से किया था, एक भी रैली, ज्वाइंट रैली महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की एक साथ नहीं हुई। बिल्कुल आपका सवाल मौजूद है। मुझे तो लगता है देश की जनता यह संदेश देना चाह रही है, हम जिंदा रहें या हमारी जान जाए, हम जिंदा रहें या हमारी जान जाए, हम वोट उसी को देंगे जो हमारे काम आए। जी अजय जी आपके पास आते हैं। मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता ने। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो कि 2014 में जिनके द्वारा जो है इतिहास हरियाणा विधानसभा में रचा गया था, और इस बार यानी कि 2019 का जो रण है उन्हीं के चेहरे पर पूरे तमाम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचार किया गया और ये चुनावी दौर जो है अब संपन्न हो चुका है और अब पाला जो है वो गेंद जो है वो जनता के हाथ में। ऐसे में जनता सशक्त लोकतंत्र की भागीदारिता में आज पूर्ण आहुति देने की तैयारी में मेरे साथ प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री और करनाल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर साहब मौजूद है। सर, वोट कास्ट करने जा रहे हैं, ये जो उत्साह है लोगों में, क्योंकि यहाँ पर कई वोटर्स भी हैं, क्या कहेंगे सर आज के दिन, क्या संदेश आप लोगों को दे रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज बहुत से वोटर्स जो चंडीगढ़ से चल करके या पंचकुला से चल करके हरियाणा में जहाँ जहाँ इनके वोट हैं इस ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं, और मैं भी उसी कड़ी में इस जनशताब्दी से करनाल में अपना वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। लगभग 2 घंटे के बाद अपना वोट डालूंगा और लोकतंत्र का एक अच्छा प्रमाण है कि अच्छे से ज्यादा संख्या में लोग वोट डालें। पिछली बार जो है 76% था, मैं समझता हूँ इस बार लोगों में बड़ा उत्साह, इससे भी ज्यादा बढ़ करके वोटिंग होनी चाहिए। 2014 की ख्वाहिशों से लेकर 2019 की ख्वाहिशों तक का सफर सर, अब क्या तब्दीली है उन ख्वाहिशों में? देखिए, ये निश्चित रूप से 2014 में चूंकि हमारी पहली बार सरकार बनी थी, बहुत से विषय हमको लोगों के यानी जनता की समस्याएं तो पता थी, उनकी आकांक्षाएं तो पता थी, लेकिन उनको ठीक करने के लिए हमारे पास अपना अनुभव प्रारंभिक साल भर में, जिसमें जनता ने भी हमको जो बहुत सिखाया, हमारे जो हमारे साथी कुलीग्स हैं उनको उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और मैं तो कहता हूँ विपक्ष से भी हमको बहुत कुछ सीखे, ब्यूरोक्रेट से भी बहुत कुछ सीखे। जी, हमारे सहयोगी विपिन परमार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात कर रहे थे। अजीत जी, एक सवाल मन में पैदा होता है, मेरे ख्याल से राकेश से भी मैं जिक्र कर रहा था, क्या जनता उकता गई है बैक टू बैक चुनाव और मतदान? क्या ये इस ओर इंगित करता है जो सरकार सोच रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन? हो सकता है, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव 6 महीने पहले हुआ, ये चुनाव खत्म होगा, फिर दिल्ली और झारखंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल, मतलब लगातार हर साल कोई ना कोई किसी न किसी राज्य में 1-1, 2-2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सी अजीब सी स्थिति है देश की जनता के सामने कि वो अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी चुनाव राजस्थान में तो आप देखिए लगातार वो सरकार वहां मुश्किल से 3.5 साल काम करती है, पूरे 1-1.5 साल चुनाव होते हैं वहां पे, लोकसभा, विधानसभा, फिर स्थानीय निकाय, नगर निगम, पंचायत, पूरा 1-1.25 साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चला जाता है। वहां पे जो सरकार है वो मुश्किल से 3.5 पौने 4 साल काम कर पाती है। तो ये दिक्कतें हैं, और ये अगर एक देश एक चुनाव हो जाए जिसमें हो सकता है कि ठीक है, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद जनता को ये समझ में आ रहा है कि संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, और विपक्ष का वोट बैंक है वो शायद बाहर नहीं निकल पा रहा वोट करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद ये एक तस्वीर और भी हो सकती है। महाराष्ट्र में अभी तक का जो पोलिंग परसेंटेज है करीब 50% के आसपास, यानी समझिए कि आधी जनता घर से बाहर वोट डालने निकली ही नहीं। हरियाणा में 60% है, पिछली बार से 16% से कम। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो सुनिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने मेरे परिवार के साथ वोटिंग किया है। लोकतंत्र का ये महोत्सव
महाराष्ट्र की विधानसभा के निमित्त से हमको दिखाई पड़ रहा है। और मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी उनसे जुड़ी होती है और सभी को ये अपेक्षाएं रखने का अधिकार है, लेकिन जो वोट करते हैं उनको ये अधिकार अधिक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागी हों और मतदान करें, यही मेरी सबसे अपील है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री, अब से केवल आधे घंटे बाद मतदान थम जाएगा। जी हां, लेकिन जैसा कि आपने अंदेशा जताया था कि ये प्रतिशत आगे बढ़ेगा, जो आंकड़े और रुझान दिख रहे हैं उससे नहीं लगता कि ये कम से कम पिछले प्रतिशत को भी छू पाएगा। नहीं, देखिए उतना तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, मैं भी इसको मान रहा हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों की कमी हो जाएगी या हमको कहीं से कोई नुकसान होने वाला है। ये स्पष्ट है कि आप लोगों ने जो चर्चा किया, मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में थी तो सत्ता में रह करके सत्ता की भी भूमिका ठीक से नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे देश ने सीरियल देखे। और जब कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों से जब वो अपोजिशन विपक्ष के अरे शास्त्री जी, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप कितने कितने कांड करा देते हैं और कहने हमें तो शर्म आती है उन कांडों की। सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, बात सुनिए, सेना की बात नहीं है। अभी कल लखनऊ में एक कांड हो गया, परसों देख रहे हैं, लखनऊ में चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है ना। महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करिए, 1 घंटे से कम वक्त में महाराष्ट्र और हरियाणा के तस्वीर सामने रखेंगे। बड़ी खासियत है कि पूरे देश को एक तो यूपी में चुनाव नहीं हो रहा है, पहली बात। मनीष जी, एक तो यूपी में चुनाव नहीं हो रहा है। मैंने एक सवाल शुरू में आपसे पूछा था, मैंने एक सवाल आपसे शुरू में पूछा था कि कांग्रेस एनसीपी ने एक साथ एक ज्वाइंट रैली क्यों नहीं की? इसका जवाब तो आप अभी तक दे नहीं पाए। इसका जवाब आप अभी तक दे नहीं पाए। आप चले गए लखनऊ में, आप समझिए इनकी चालबाजी हमने की है ना, देश की जनता चर्चा हमने की है लखनऊ में, जो कुछ हुआ लगातार उस पर सवाल पूछा है, उस पर सवाल आपने पूछे नहीं, उस पर सवाल मत पूछे। जो सवाल आपने पूछा क्या, इस जनता को किस तरह से गुमराह करते हैं उस पे मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा के लोग जहाँ मैंने एक अच्छा एक बात बताइए, इंसानियत का रक्त बाहर सोनकर जी मैं आता हूँ आपके बाद, और विजय सोनकर जी मैं आता हूँ, विजय सोनकर जी मैं आता हूँ। दीपक एक मिनट मेरे सवाल करके मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा था? जनता देश की गोली वाली है और जनता को गुमराह किया जा सकता है। विवेक पे भी सवाल, आप लोगों को इतना लुभा नहीं पाए कि वो निकल के आपके लिए वोट करे बाहर। आप लोगों के पास कोई रोड मैप नहीं। रोड मैप भी है मनीष जी। देखिए, भाजपा के लोग 16,000 किसान पिछले 5 सालों में मरे हैं। सोनकर जी आप बता दीजिए, शास्त्री जी एक सवाल का जवाब दीजिए, 16,000 लोग क्यों मारे गए किसान, क्यों आत्महत्या की? आत्महत्या की कौन झूठ बोलता है? कौन झूठ बोलता है बताइए, किसानों की कौन झूठ बोलता है? उस पर हम कार्रवाई करेंगे। झूठ बोलते हैं, अगर आपके सामने आंकड़े पेश किए जाते हैं तो आप उसको झुठलाते हैं। आंकड़े झूठ कैसे हो सकते हैं? रुकिए, हम आपको बारामती लिए झूठ कैसे हो सकते हैं? रुकिए, आपके सहयोगी पार्टनर के गढ़ में हमारे संवाददाता अरुण ढंका जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या है बारामती और पश्चिम महाराष्ट्र का हाल? देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो बहुत कम समय रह गया है कि अब वोटिंग क्लोज होने वाली है, और यहां पर जिस तरह का हमें पूरे दिन में एक रेजोनेंस मिला है लोगों में, वो यही है कि जिस तरह से यहां पर एनसीपी का एक गढ़ रहा है, उसी तरह से लगातार लोग यहां पर वही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का काम यहां पर हुआ है पिछले कई सालों में। आइए वोटर्स से सीधा ये जान लेते हैं कि वो क्या उम्मीद कर रहे हैं और किन लोगों, किन मुद्दों को देखकर वो वोट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या इश्यूज है जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी का सबसे बड़ा इशू है, इसके लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। और बेरोजगार जो है आज सड़क पे बहुत ज्यादा है, हमारे जैसे युवा पढ़े लिखे, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
तो इसके वजह से हम लोग बेरोजगार। अगर आपके पास पोलिंग परसेंटेज को लेकर कोई जानकारी हो तो वो भी जरूर शेयर करें आप। चाहूंगा सर, आपके लिए क्या यहाँ पे लोकल इश्यूज ज्यादा मैटर कर रहे हैं या जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज हैं, जैसे कश्मीर को लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई या 370? अभी जो कश्मीर का हुआ वो कास्टेज हुआ, वैसा इधर नहीं होने को मांगता, क्योंकि तुम्हारा ये इंडिया है, सब कास्ट का है, हा? इंडिया पूरा सब कास्ट का है। तुम कास्टिज्म करेंगे तो इंडिया का अलग अलग टुकड़े टुकड़े होने को टाइम नहीं, जैसा रशिया को हुआ वैसा इधर होने को टाइम नहीं रहेंगे, इतना ही बोलेगा बस। ठीक है, इस तरह आपसे पूछना चाहूंगा, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? हम तो लोकल लेवल के ऊपर। अरुण, आपके पास लौटते हैं। इस बीच बड़े जोर शोर से कांग्रेस में शामिल हुई अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर से इंडिया न्यूज की बातचीत। मेरे साथ मौजूद है उर्मिला मातोंडकर जी, जिन्होंने अभी अपना वोट डाल दिया है, तो चलिए उनसे जानते हैं किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है, क्या नजर रखा है। देखिए, मुद्दे तो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, बल्कि इस 2-3 बरस में बहुत ज्यादा से ज्यादा हो गए हैं। कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे सूखा है, ये हुए इंटीरियर महाराष्ट्र के, अनएम्प्लॉयमेंट है, और मुंबई के तो मुद्दे तो अनगिनत है। यहाँ पे खड़ी होंगी तो शाम हो जाएगी। तो इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग बाहर निकले और बड़े पैमाने पर जो है अपना मतदान करें, क्योंकि लोकशाही में जब तक उनका साथ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब तक देखा गया कि वोटिंग जो है वो बहुत कम हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने तो यही कहा है कि ज्यादातर मैंने सीनियर सिटीजन देखे हैं, विच इज ग्रेट, और मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि सीनियर होके भी और चलने में दिक्कतें होते हुए भी बाहर निकले हैं। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि ये आपके भवितव्य का सवाल है, आपके कल का सवाल है। तो उसके लिए अगर आप समझते हैं कि आपके मन में विचार है, आप बदलाव देखना चाहते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को और जिस भी पक्ष को आप सही समझते हैं, उनके लिए आपको बाहर निकल के मतदान करना बहुत जरूरी है। क्या विडंबना है, बनने गई थी नेता, लेकिन नेतागिरी ज्यादा लंबे वक्त तक सुहाई नहीं। दीपक बीच में कह रहे थे जब उर्मिला मातोंडकर की बाइट चल रही थी कि पार्टी उन्होंने भले छोड़ दी है अब कांग्रेस की, लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ी। दीपक आपको बताऊं और उस पर कमेंट भी कर दीजिएगा, पार्टी छोड़ी, विचारधारा भी छोड़ी, इसलिए कि जब इस चुनाव में पार्टी ने संपर्क किया कि आइए प्रचार ही कर दीजिए, कम से कम मना कर दिया। देखिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में उर्मिला मातोंडकर पे नहीं करूंगा। आपने बोला ना राजनीतिक विचारधारा से सहमत होती है और सब कुछ ठीक लगता तो चलिए ना पार्टी में सही, कम से कम प्रचार तो कर देते। ऐसा तो है नहीं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस चुनाव प्रचार में पहुंचते नहीं है। देखिए, एक बड़ी साधारण सी बात है, रामायण की चौपाई है जो भाजपा वाले राम राम दिन भर रटते हैं, लेकिन उनको फॉलो कितना करते हैं? भय बिन होय न प्रीत। इस देश में भय का एक तांडव, एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। आम आदमी, अभी एक कार्यकर्ता, एक साधारण आदमी ने बोला था भारत को टुकड़े टुकड़े होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर जाति पाति के ऊपर राजनीति करें। आज मनीष जी, आपने मुंबई कांग्रेस की गुटबाजी तरीके से बोल रहा है। एक मिनट, नेता है विजय शंकर शास्त्री के साथ शहनवाज हुसैन भी है कांग्रेस के पास। ये देखिए, ये बड़ी गजब तस्वीर, दो प्रवक्ता आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए। डॉक्टर शास्त्री, शाहनवाज जी को भी बिठा लीजिए, मजा आएगा। आइए बैठ जाइए। ये 1 मिनट में बैठा रहा हूं। जी, उनको बिठा लीजिए। जी हाँ, शाहनवाज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मुझे लगता है मनीष जी कि ये भी टेलीविजन इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक पार्टी के 2 बड़े प्रवक्ता एक साथ एक फ्रेम में। शाहनवाज जी, आपका स्वागत। बिल्कुल ठीक, राकेश, आपका स्वागत है। जरा 1-2 सवालों के जवाब भी दे दीजिए। इंडिया न्यूज पर पहली बार बीजेपी के 2 प्रवक्ता एक साथ। 2 ईयरफोन। और मुझे लगता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जब तक विजय सोनकर जी थोड़ा एक, हाँ ठीक बिल्कुल, 2 ईयरबड होते हैं, एक ईयरफोन। बहुत बहुत बधाई आपको, आप दोनों एक साथ आए। एक ईयरफोन में 2 ईयरबड होते हैं, एक ईयरबड विजय शंकर शास्त्री जी के पास, एक ईयरफोन शाहनवाज जी के पास। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी, पहली तस्वीर तो बता दीजिए, विपक्ष इतना हताश, वोटिंग परसेंटेज क्या जो गिरा हुआ है, इसको शो कर रहा है या फिर कोई और वजह? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हम जान रहे हैं, मैं तो देख रहा था कि हमारे प्रवक्ता शास्त्री जी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान समझना कि अब तो वोटिंग हो गई। किया और पढ़े लिखे को फारसी किया।
हम जान रहे हैं, मैं तो देख रहा था कि हमारे प्रवक्ता शास्त्री जी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे थे। अब ज्ञान समझना कि अब तो वोटिंग हो गई, कांग्रेस पार्टी अभी से ईवीएम को निशाना बना रही है, वोटिंग को निशाना बना रही है। अरे भाई, इसको निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। हम हरियाणा महाराष्ट्र घूमकर आए हैं, सिंगल डिजिट में रह जाएगी कांग्रेस और सिंगल डिजिट में हमारे और विरोधी। भारतीय जनता पार्टी की अपार सीटें आनी है, तो एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर शास्त्री जी की बात सुन रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, और इसलिए हम डबल बैठे हैं, क्योंकि शाहनवाज भाई, आने वाले हैं। शाहनवाज भाई, शाहनवाज भाई, डिजिट में रहेंगे, शाहनवाज भाई, सिंगल डिजिट में रहेगी, सिंगल। शाहनवाज भाई, मनीष अवस्थी बोल रहा हूँ। शास्त्री जी को डिफेंड करने के लिए शाहनवाज जी को आना पड़ा। देखिए क्या एक वजह बताइए, आखिर एक वजह बताइए कि वोटिंग परसेंटेज आपकी तमाम कामयाबी आप नहीं समझ सकते इस बात को, क्यों है? इस प्रेम को आप नहीं समझ सकते हो, और आप फूट डालने की कोशिश मत करो। ये देखिए भाजपा दीपक प्रवक्ता नहीं बचा सका इतनी। नहीं तो बचा। अरे भाई, उनके पास प्रवक्ता बचे हैं। आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वहां के प्रवक्ता ही छोड़कर चले गए। बैठेगा कौन? इस बात को तो समझिए। बैठेगा कौन? प्रवक्ता बचे तो बैठने के लिए। हमको कांग्रेस पार्टी अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप जिस पार्टी को फेवर कर रहे हैं उस पार्टी अभी तक नहीं तय कर पा रही है कि टीवी डिबेट पर अपने प्रवक्ताओं को भेजे कि नहीं भेजे। प्रवक्ताओं तक ने पार्टी छोड़ दी। लोग भरोसा कैसे करें? देखिए, मुद्दा नहीं है कि प्रवक्ता आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन जहां पे आ रहे हैं वह एक मुद्दे पे दो प्रवक्ता, वहां ज्यादा प्रवक्ता है, समर्थक आ रहे हैं, वहां ज्यादा प्रवक्ता है, ज्यादा लोग हैं, बात करेंगे, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। जल्दी शाहनवाज जी आते हैं आपके पास। अगर थोड़ा सा विवेक होता तो खुश होते। शाहनवाज जी को बुलाया है मनीष जी ने, शाहनवाज जी आए नहीं है। दीपक झा, शिवम आप अपनी बात पूरी करें। शाहनवाज भाई से मेरे सवाल है। महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। जी पूछ लीजिए, गाता रहा, पूछ लीजिए था, औरों को दिखते होंगे, हम लोगों के मन में तो हर शख्स के भीतर शास्त्री जी और शाहनवाज जी दिखाई देते। वाह, बढ़िया बात है। शिवम, शाहनवाज भाई, जो तस्वीर सामने आ रही है, आपको लगता है कि प्रतिशत उतना छू पाएगा जितना 2014 में था? वोट परसेंटेज देखिए, जो तस्वीर अभी आएगी, अभी तो मैंने पहले कहा ना कि जो मैं आज शास्त्री जी का डिबेट देख के इतना प्रभावित हुआ कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने, मैं तो इनको बधाई देने के लिए, मैं चैनल पर डिबेट में था, मैं बधाई देने के लिए आया। और हम लोगों के पास तो अभी जश्न का माहौल है, हम लोग तो अभी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस सिंगल डिजिट में जाएगी। जी मैं तो कहता हूं कहीं ऐसा न हो जाए कि दिल्ली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ ले। कांग्रेस ने जो दिल्ली में रिकॉर्ड बनाया था ना 0 का। शाहनवाज भाई, डॉक्टर शास्त्री, रिकॉर्ड वो खुद। शाहनवाज भाई, डॉक्टर शास्त्री, ये जय और वीरू की जोड़ी दिख रही है जी। जय और वीरू की जोड़ी बैठी है इंडिया न्यूज पर बीजेपी की। हम लोग जय वीरू की दिल्ली में बैठा हुआ है तो फिर क्या करें? नहीं, हम दोनों लोग प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के। आपने सही जोड़ी बनाया मनीष जी। शास्त्री जी मेरे मित्र हैं, हम दोनों। अरे तो इतना, अरे दीपक झा, फिर मैं वही बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा। दोनों जय वीरू और गब्बर दोनों अलग अलग थे, विरोधी थे। हम लोग यहाँ आप समझिए ना, तो दिल्ली में आप किसको संकेत दे रहे हैं? विपक्ष में से किसी को ना? नहीं, आप दिल्ली में दीपक झा दिल्ली में किसको संकेत दे रहे हैं? विपक्ष में से किसी को ना? हिंदू मुस्लिम एकता की और भारतीय जनता पार्टी की ताकत दोनों एक ही तस्वीर में दिखाई दे रही है। दीपक झा, अगर आप गौर से देखें। शिवम, शाहनवाज भाई, अपनी बात पूरी करें। आप पहले ये तय कर लें कि आप में जय कौन और वीरू कौन? नहीं, मैं देखिए, मैं तो डिबेट का एक नया अंदाज देखा है। आपने एक प्रवक्ता मांगा था, जैसे मोदी जी ने मांगा था 272 प्लस, जनता ने दिया 283। हमने पिछली बार कहा अब की बार 300 के पार, जनता ने दिया 303। आपने मांगा एक प्रवक्ता, हम बीजेपी ने दिया 2। पहली बार हम 2 प्रवक्ता एक साथ चैनल पर है। इंडिया न्यूज पर नहीं है, इंडिया न्यूज पर अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर। शाहनवाज भाई, इंडिया न्यूज पर अपने आप में ये दिलचस्प तस्वीर, एक पे एक फ्री,
मैं एक बात कहना चाहूंगा मनीष जी, यहाँ मोदी जी का नारा था जी, हम लोग क्योंकि जनता जब मोदी जी कहते हैं, मोदी जी जितना मांगते हैं जनता ज्यादा देती है। इंडिया में मांगा एक प्रवक्ता, हम आगे 2 प्रवक्ता, हम घूम क्या रहे हैं। देखिए शास्त्री जी को और आप यहाँ के लोग तमाम दावे करते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं। मैं साबित करिए ना दीपक, या फिर आप शाहनवाज जी की बात खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया। एक बात देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। शास्त्री जी आपको बहुत बहुत बधाई, मुझे भी दूसरे चैनल पे जाना है। शाहनवाज जी एक सवाल, शाहनवाज जी एक सवाल फिर चले जाइएगा। शाहनवाज जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी और हम चाहते हैं कि थोड़ी देर और आप साथ रहिए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है और हम लोग उसी उत्सव को बना रहे हैं। हमको पूरा पता है जी, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है डॉक्टर शास्त्री, और पहले से भी बेहतर स्थिति हम पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए उत्सव है। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली से पहले ये दोनों जिसका जिक्र शाहनवाज जी आप कर रहे थे, वो तो चलिए आपने दे दिया, हमने एक प्रवक्ता मांगा, आपने डबल प्रवक्ता बैठ गए। हम तो परिवार के रूप में पार्टी को लेते हैं। अब लगे हाथ ये भी हो जाए, क्योंकि शाहनवाज जी मुझे लगता है कि शायद आप उठने की जल्दी में हैं, तो ये जरूर बताते जाइए कि महाराष्ट्र और हरियाणा की तस्वीर क्या हो सकती है नतीजों की, और साथ ही जो पोलिंग परसेंटेज गिर रहा है या जो जीत दिखाई दे रही है, असल तस्वीर सामने आएगी तो विपक्ष का बिखराव भी क्या इसकी वजह है? सिंगल डिजिट में रह जाएगी कांग्रेस एनसीपी, हरियाणा में भी सिंगल में हमारे विरोधी रह जाएंगे। कांग्रेस अपना रिकॉर्ड न तोड़ ले, क्योंकि 0 का रिकॉर्ड उसी का है। हमारा रिकॉर्ड, मेरा पूरा मानना है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा का है, जितना हमने मांगा जनता ने दिया ज्यादा जी। जैसा आज हमने एक प्रवक्ता मांगा था, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देश के लोगों का विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी पे आस्था है। खट्टर साहब ने और हमारे देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है, उसी आधार पर हम चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा का मौका मिलेगा। कांग्रेस को जब सेवा का मौका मिला तो खुद की सेवा में लग गए। हमारे लोग जनता की सेवा के लिए आते हैं। हम लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करते हैं इस देश की जनता के लिए। इसलिए कोई कितनी चिंता कर ले, कांग्रेस पार्टी पहले भी प्रवक्ताओं को टीवी पे नहीं भेजती, लेकिन कल क्या होगा? कल तो उनके पास भागने का अच्छा मौका होगा, क्योंकि कल भी नहीं भेजेंगे और सिंगल डिजिट में रहेंगे। तो कल जब रिजल्ट आएगा, कल का मतलब यह है कि जब 24 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी। जी, आप इंडिया न्यूज में शामिल हुए, आपको दीपावली की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये एक अलग तस्वीर आप देख रहे थे बीजेपी के प्रवक्ताओं की जोड़ी इंडिया न्यूज पर। ये बताते हुए ब्रेक लेंगे कि बहुत कम वक्त बचा है, करीब 35 से 40 मिनट का वक्त बचा है, जब एग्जिट पोल को लेकर हरियाणा की पहली तस्वीर आंकड़ों की आपके सामने। वक्त एक ब्रेक का, बहुजन वापस लौटते हैं।